नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिल्ड में। बिल्ड किस चीज़ के बारे में है? कोई कंपनी बनाने के बारे में, कोई प्रोडक्ट बनाने के बारे में, और आजकल स्पेशली हम लोग पढ़ रहे हैं टीम बनाने के बारे में, और उसमें कल्चर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जो कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट मतलब जिस तरीके से हम लोग समझ रहे हैं वो बहुत ही नया है। ब्रेक पॉइंट्स क्या है? ब्रेक पॉइंट्स। कंपनीज ग्रो होती हैं, ग्रो करना चाहती हैं, लेकिन एक पॉइंट के बाद जैसे कोई बड़े पेड़ की टहनी होती है, बड़े पेड़ की बहुत बड़ी टहनी अगर हो जाए, उसका वजन ज़्यादा हो तो टूट जाता है। ऐसे ही जब कंपनीज बड़ी होती हैं, 15 से 50 तक पहुंचती हैं, तो वो टूट जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपको पहले से नहीं पता इस चीज़ के बारे में और आप इसके लिए तैयारी नहीं करते हैं, तो आपकी कंपनी ग्रो नहीं करेगी। कैसे पता चलेगा कि आप इसके लिए तैयारी नहीं कर पाए? उसका साइन क्या होगा? आज ये थोड़ा सा मैं समझाऊंगा कि आपके पास 30, 40, 50 लोग हैं, काम कर रहे हैं, या आप किसी ऐसे ग्रुप के हिस्से हैं जो ग्रो करके 30, 40, 50 लोगों तक पहुंच चुकी है, या शायद 300 लोगों तक पहुंच चुकी है, या आप किसी ऐसी कंपनी में जहां पर शायद 3000 लोग काम कर रहे हैं, बड़ी कंपनी में। लेकिन कैसे पता चलेगा कि वो ब्रेक पॉइंट पर पहुंच चुकी है? अगर आप उस कंपनी के CEO हैं, मालिक हैं, तो आपको कुछ एक्शन लेना होगा। अगर आप उस कंपनी में नौकरी करते हैं तो आपको दूसरा बेटर ऑप्शन खोजना होगा। अभी शाम को जब मैं ऊपर आ रहा था, तो ऊपर एक एम्प्लॉय, नया एम्प्लॉय मुझसे मिलने आया था और हमारी कंपनी ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि पिछली वाली कंपनी में जहां वो नौकरी कर रहा था, वो कहां पहुंच गई? ब्रेक पॉइंट पर। तो टूट कर यहां आ रहा है। ही वॉन्ट्स टू वर्क हियर। बहुत डिलीजेंट, जेन्युइन बच्चा लग रहा है। वो PRO की नौकरी करना चाहता है हमारे साथ। अब उस कंपनी को, पिछली वाली कंपनी जहां पर वो नौकरी कर रहा था, अगर उनको नहीं पता कि वो ब्रेक पॉइंट पर है और उसकी तैयारी नहीं करेंगे, तो उनकी कंपनी खत्म हो जाएगी। देखिए, हमने पढ़ा था इसी में, बिल्ड में, एक आदमी कितने लोगों को मैनेज कर सकता है? एक आदमी दिन भर में कितने लोगों को मैनेज कर सकता है? 7, 8। एक दिन में अगर आप 7 लोगों से मिल लें और 7 लोगों को बात करके उनको कोच करने की कोशिश करें, मेंटर करने की कोशिश करें, तो आप मेंटली थक जाएंगे। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो जनरल मैनेजर की तरह काम करते हैं, उनके नीचे 7000 लोग काम करते हैं। तो 7000 को कैसे वो मैनेज करते हैं? उसको बोलते हैं बाय डिजाइनिंग अ राइट ऑर्ग चार्ट। जैसे आज के आज अगर मैं दिलीप जी को इस पूरे सेंटर का मैनेजर बना दूं, मालिक बना दूं, तो उनको मुश्किल होगी। एक साथ 40 लोगों के साथ डील करना आदमी के ब्रेन के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो लोग ट्रेडिशनल लोग होते हैं, वो लोग यही करते हैं। उनकी जो भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है, जो भी उनके पास एम्प्लॉयज हैं, उन्हीं के चारों तरफ वो अपनी ऑर्ग चार्ट बना देते हैं। ऑर्ग चार्ट क्या है? जैसे अभी मैं बोल दूं दिलीप मैनेजर है, कोई भी प्रॉब्लम हो दिलीप को मिलो, और मैं चला जाऊं, जैसे अमिताभ बच्चन जी ने किया था। एक कंपनी बनाई थी ABC, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन, और वो अपनी फैमिली के साथ चले गए थे वर्ल्ड टूर करने। ऑलमोस्ट 1 साल तक उन्होंने पूरी दुनिया घूमी, और जब वापस आए तो उनकी कंपनी ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट हो गई थी। उनके ऊपर ऑलमोस्ट 90 करोड़ का घाटा हो गया था। उसके बाद किसी तरह से जाकर के फिर से फिल्मों में नौकरी मिली। कौन बनेगा करोड़पति, उनकी किस्मत अच्छी थी, जाकर के कहते हैं बड़े पर्दे से छोटे पर्दे पर आ गए वो, और फिर उनका उधार निकला। तो आपको ये देखना होगा, पूछना होगा कि किस टाइप का ऑर्ग चार्ट आपको बनाना है। क्या वो आदमी जिसको आपने बॉस बनाया है वो सही है? और अगर किसी एक आदमी को आपने बॉस बनाया है, तो उसके नीचे अगर 2 या 4 अलग अलग बॉसेस चाहिए, तो वो आपको सर्च करके पहले जगह बनानी पड़ेगी, उसके बाद उनको रखना पड़ेगा उसमें। जब फाउंडर्स को क्लियर नहीं होता, जो कंपनी स्टार्ट करते हैं, जब उनको क्लियर नहीं होता ये सब चीज़ें कि हमारी कंपनी ब्रेक पॉइंट पर पहुंचेगी, और ऊपर के लेवल पे कोई जनरल मैनेजर है, कोई डायरेक्टर है, 2, 4, 5 बॉसेस हैं, और उनको नहीं क्लियर है कि हम ब्रेक पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, तो क्या होगा? रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओवरलैप। क्या होगा? रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओवरलैप करेंगी। अभी जो बंदा हमारे साथ जॉब करने आ रहा है, वो बता रहा है कि हमारी उस कंपनी में जहाँ से वो आ रहा है उसमें 4 बॉस हैं, चारों बॉस हैं,
4 पार्टनर्स हैं और उन सब का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करता है, ओवरलैप करता है। जैसे मान लीजिए मेरे नीचे 2 लोग काम करते हैं, आप दोनों, और आप दोनों का काम है वीडियो एडिटिंग करना, और आप दोनों का काम है जिनोगा के भी वीडियोस एडिट करना और ZBC की भी वीडियो एडिट करना। दोनों का दोनों काम है, तो क्या हो रहा है, काम ओवरलैप हो रहा है। वो कहेगा कि वो कर सकता है, दूसरे वाले के काम की बुराई करेगा, अपने वाले काम को छोड़ देगा कि वो करे, तो काम होगा ही नहीं। ये कब होता है, जब रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओवरलैप होती है। आज एक नई चीज़ पता चली मुझे। मैंने बच्चों से पूछा कि तुम लोग मार्केटिंग के लिए ज्वाइन करना चाहते हो, हमारे पास ऑलरेडी मार्केटिंग में 2 लोग हैं, सुधीर है और शोभित है, अब तो अशरफ भी आ गए हैं, 3 लोग हो गए, तो क्या चौथे की जगह है लखीमपुर में? क्या इतने ढेर सारे डॉक्टर्स हैं कि हम 4 PROs रखें? तो जो नया लड़का आया है बोला सर एक दूसरा स्कैन सेंटर है उसमें 9 PROs है, 9 PROs। मैंने कहा कैसे चलाते हैं वो लोग, कैसे मैनेज करते हैं? तो उन्होंने बताया कि वो अलग अलग रीजन को डिवाइड कर रखा है कि अगर एक PRO बेहजम जाएगा तो खाली बेहजम देखेगा। फिलहाल हमारे यहाँ क्या होता है, एक PRO बेहजम भी देखता है, नीमगांव भी देखता है और 4-5 एरियाज देखता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम सारे डॉक्टर्स को कवर नहीं कर पाते, तो वो स्ट्रेटेजिकली, वो बहुत अच्छी स्कैन सेंटर है लखीमपुर में, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स के पास आते हैं। तो मेरा पॉइंट समझिए, आपको सोच समझ करके ओवरलैप को ख़त्म करना होता है। अगर आप ऑर्ग चार्ट नहीं समझेंगे, सही सही ऑर्ग चार्ट नहीं बनाएंगे, तो क्या होगा, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, ओवरलैप होंगी। और फिर आप क्या कहेंगे, आप उनके लिए नए नए टाइटल, अभी इस लेवल पे तो नहीं होता, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज में जब रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओवरलैप होती हैं तो नए नए टाइटल्स इन्वेंट किए जाते हैं। ये डायरेक्टर है और ये वाइस प्रेसिडेंट है, और काम दोनों का एक ही। किसी को पता नहीं है कि किसका अलग अलग क्या काम है। ये कब होता है, जब आप भूल जाते हैं कि कंपनी ब्रेक पॉइंट पर पहुंच चुकी है या पहुंचने वाली है। अच्छा, अगर आप ब्रेक पॉइंट्स भूल जाते हैं और इसके लिए अपनी प्रिपरेशन पहले से नहीं करते, वैसे आपसे पूछना चाहता हूं मैं, ब्रेक पॉइंट्स की प्रिपरेशन में मेन प्रिपरेशन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है ब्रेक पॉइंट्स के लिए तैयारी करने के लिए आपको ऑर्ग चार्ट चेंज करना होगा। पहले एक बॉस था, नीचे 10 लोग काम करते थे या 15 लोग काम करते थे। जैसे ही 20-30 लोग हो गए, आपको ऑर्ग चार्ट बदलना होगा। क्या करना होगा, एक बॉस के नीचे 2 या 3 जगह होनी चाहिए, 3 बॉस। और जैसे ही 50 या 100 पे गए, तो वो जो 3 बॉस थे उनके नीचे भी एक एक बॉस होना चाहिए, और फिर लोग उनको रिपोर्ट करें। अभी हमारे पास कितने कलेक्शन बॉयज हैं पता है आपको? करीब 10-11। और उस सेंटर में जहां पर 9 PROs हैं, उनके यहाँ पता है कितने कलेक्शन के बॉयज हैं? 60। इतना मुश्किल है ना ज्यादा एम्प्लॉयज को हैंडल करना। और क्यों मुश्किल है? क्योंकि ऑर्ग चार्ट डिजाइन नहीं होता। कौन किसको रिपोर्ट करेगा ये क्लियर नहीं होता। मतलब कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है? ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट क्या है, कौन बॉस है, हायरार्की किसकी है, उसके नीचे कौन बॉस है, कौन आदमी किसको रिपोर्ट करेगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई मार्केटिंग वाला है तो मार्केटिंग करेगा, कोई अगर सेल्स वाला है तो सेल्स का काम करेगा, अगर कोई आदमी ऑपरेशंस वाला है तो ऑपरेशन का काम करेगा। ऑपरेशन के नीचे 4 लोग काम करेंगे। हमारे यहाँ क्या होता है, अरे वो सामने खड़ा है, जाओ तू सब्जी ले आओ। वो काम क्या करता है, PRO, जाओ तुम सब्जी ले आओ, जाओ बच्चे को स्कूल छोड़ाओ। यूजुअली जो बनिया टाइप की कंपनीज होती हैं, जिनको आप कॉर्पोरेट नहीं बोलते हैं, वो ऐसे ही करती हैं। उनके यहाँ कोई ऑर्ग चार्ट नहीं होता, इसलिए वो एक पॉइंट के बाद आगे बढ़ नहीं पाती। और फिर से नुकसान क्या होता है, जो कुछ भी काम धाम होता है वो बहुत स्लो हो जाता है, क्रॉल करने लगता है। ये जो लड़का आया है हमारे यहाँ, ये बता रहा है कि मैं पिछले 20 दिन से छुट्टी पर था पिछली वाली कंपनी में, और कंपनी का काम ऑलमोस्ट हाफ से भी कम हो गया है, पेशेंट ही नहीं आ रहे वहाँ पे। एक खराब कंपनी ऐसी होती है, पूरी तरह से डिपेंडेंट होती है एक आदमी के ऊपर। अगर सही ऑर्ग चार्ट होता तो एक आदमी अगर काम पे नहीं जा रहा तो उसकी जगह पर दूसरा आदमी ऑलरेडी रेडी होना चाहिए था। तो अगर आपका ऑर्ग चार्ट सही नहीं किया, ब्रेक पॉइंट पहले से नहीं पहचानते, तो क्या होगा, आपका काम क्या करने लगेगा, रेंगने लगेगा, स्लो हो जाएगा, रेंगने लगेगा। और इसकी वजह से धीरे धीरे आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कंप्लेन करना शुरू करेंगे, बोलेंगे यार ये मज़ा नहीं आ रहा है काम करने में। यहाँ पे वो बात नहीं रह गई। कौन सी बात? कुछ थी पहले। वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? कल्चर के बारे में। पहले आप किसी ग्रुप का, किसी टीम का हिस्सा महसूस करते थे, अब वो नहीं कर रहे हैं। तो लोग, एम्प्लॉयज़ कंप्लेन करेंगे कि आपका कल्चर डेड हो चुका है।
ये कंपनी खत्म हो चुकी है एक तरह से, इसमें वो बात नहीं रह गई। और जब आपको ये लगता है कि ये कंपनी तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, तो लोग नौकरी छोड़ना शुरू कर देते हैं, जैसा कि इस बच्चे ने किया है। मैंने भी किया, चंदन को मैंने छोड़ा क्योंकि मुझे दिख रहा था कि यहाँ पर वो बात नहीं रह गई। चंदन के साथ ब्रेक पॉइंट हुआ जब कोविड आया था। कोविड के बाद चंदन ने एक बहुत नया ब्रांच चालू किया। उसके पास पहले से 4 बड़े बड़े सेंटर्स थे, लखीमपुर में, लखनऊ में, हल्द्वानी में, और एक दो जगह और थी मुझे पता नहीं, इलाहाबाद में भी है, हाँ राइट, इलाहाबाद में भी है, बनारस में भी खोला था उन्होंने। लेकिन उसके बाद उन्होंने कोविड के बाद क्या चालू किया? हॉस्पिटल, चंदन हॉस्पिटल। इनफैक्ट उसके पहले चालू किया था, सिसैया में हॉस्पिटल चालू किया था, बट वो पार्टनरशिप में था, ONGC के साथ पार्टनरशिप में था। उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया, सीखा, और फिर लखनऊ में अपना कॉर्पोरेट हॉस्पिटल चालू किया। और उसके बाद से वहाँ पर पूरा मैनेजमेंट टीम इन्वॉल्व हो गया। यहाँ पर एक नए मैनेजर आए, सरदार थे, और उसके बाद से मुझे ये फील होने लगा कि ये कंपनी वैसी नहीं रह गई जैसी थी। कोविड आ गया और फिर मैंने क्या किया? क्विट कर दिया। अगर आपको पहले से नहीं पता है कि आपकी कंपनी में ब्रेक पॉइंट आने वाले हैं और आप उसके लिए पहले से तैयारी नहीं करते हैं, तो क्या होगा? पीपल विल स्टार्ट क्विटिंग, छोड़ देंगे। और फिर क्या होगा? आपकी कंपनी में पैनिक हो जाएगा, घबराहट हो जाएगी, और आपको लगेगा हाय राम, गए गए, सब खत्म हो गया। और इस चीज़ को अगर आप कॉन्शियस समझदार फाउंडर हैं और ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो 6 to 9 months लगते हैं रिकवर करने में। बहुत साल पहले, आप लोगों को नहीं पता है, एप्पल कंपनी बहुत स्ट्रगल कर रही थी, ब्रेक पॉइंट पे पहुंच गई थी। और स्टीव जॉब्स नाम का एक फाउंडर था उनका, जिसको उन्होंने कुछ महीने पहले निकाल दिया था, तो जॉब से निकाल दिया था। साल 6 महीने बाद या शायद 2 साल बाद, मुझे देखना पड़ेगा एग्जैक्ट डेट क्या है, उन्होंने फिर से स्टीव जॉब्स को बुलाया वापस कि आप तुम आओ, फिर से संभालो इसको। फिर स्टीव जॉब्स ने कुछ किया जो हम भी सीख सकते हैं उनसे। वो सबसे पहले आकर के पूछा क्या क्या चीज़ें हम बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें बेचते हैं। तो उस समय कंपनी में करीब 40-50 चीज़ें थी। प्रिंटर था, फ़ोन था, अलग अलग टाइप के डेस्कटॉप थे, लैपटॉप था, ढेर सारी चीज़ें थी। तो उन्होंने सब कटवा दिया, कंपनी के ढेर सारे एम्प्लॉयज़ को मना कर दिया और बोला बस 4 चीज़ों पर फोकस करो, 2 लैपटॉप और 2 डेस्कटॉप, बस। तो अगर आप अपने मिस्टेक्स को, जो आपको नहीं पता था भाई ब्रेक पॉइंट आने वाले हैं, और उसकी वजह से आपने बहुत सी काम फैला लिए थे, गलत लोगों को रख लिया था, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप ब्रेक पॉइंट के बियॉन्ड, जो ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए थे, ब्रेक पॉइंट के बियॉन्ड चले गए थे, उसको आप छांटो। तो आपको ट्रिम ऑफ करना पड़ेगा। ट्रिम समझते हैं? जैसे पेड़ को अगर आप चाहते हैं ग्रो हो, तो आपको पेड़ की कुछ टहनियाँ काटनी होती हैं, ग्रो करने के लिए काटनी होती है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो आपको ट्रिम ऑफ करना पड़ेगा वो सारे नए ग्रोथ जो कायदे से बढ़ नहीं रहे हैं, और फिर से स्टार्ट ओवर करना पड़ेगा। और इस बार डू इट राइट करना पड़ेगा, इस बार सही तरीके से करना पड़ेगा। पहले आपने और चार्ट पर ध्यान नहीं दिया, ट्रेनिंग पर ध्यान नहीं दिया, कल्चर पर ध्यान नहीं दिया, अब वो सब पर ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, जो पहले आपने गलती से किया था, गलत तरीके से किया था, अब कैसे करना है? सही तरीके से करना होगा। टोनी फेडल कहते हैं, मैंने हज़ारों कंपनीज के साथ काम किया है, इन्वॉल्व हुआ हूँ, और मैंने देखा है जो कंपनीज ब्रेक पॉइंट को इग्नोर कर देती हैं, मतलब अरे कुछ नहीं होता, चलो ब्रेक पॉइंट कुछ नहीं होता, ऐसा करती हैं, वो कंपनीज सर्वाइव नहीं करती हैं, खत्म हो जाती हैं, या उसी लेवल पे अटक जाती हैं जिस लेवल पे थी। जैसे हमारे यहाँ ढेर सारे सूरमा हैं, सब जीनियस लोग बैठे हैं आप लोग, और आप लोगों को लगता होगा कि आप सब कम से कम 50-60 हज़ार 1 लाख रुपए के वर्थ होंगे, हैं? मुझे लगता था जब मैंने MBBS पास कर लिया, तो मुझे लगता था महीने की कम से कम 1 लाख रुपए की तो मेरी सैलरी होनी ही चाहिए, इतना तो डॉक्टर कमाता ही है। अब पता नहीं कहाँ से ये मेरे को दिमाग में आया, मुझे मालूम नहीं। और फिर मैंने जाकर के अप्लाई किया एक हॉस्पिटल में, इलाहाबाद में था, और उनका इंटरव्यू दिया। मैंने कहा सर ये मेरा प्रोफाइल है, मैंने MBBS कर लिया है और मैं जॉब चाहता हूँ। उन्होंने ठीक है आ जाइए कल से। मैंने कहा सैलरी कितनी होगी? उन्होंने कहा 2,000 रुपये महीना। मैं गया ही नहीं, इतनी बेइज्जती, नहीं गया। फिर कहीं 2-3 जगह पर और अप्लाई किया था, वहाँ गया तो कहीं 1,500 रुपये, कहीं 1,500 रुपये, वो बेस्ट ऑप्शन था। वहाँ जा कर के मैंने 2 हफ्ते काम किया, छोड़ दिया। उसके बाद फिर तैयारी की PG की। PG करने के जस्ट पहले मैं वापस चला गया NTPC, और NTPC से मैंने एक और हॉस्पिटल में जॉब की, और इस बार ऑलमोस्ट साल भर के एक्सपीरियंस के बाद मुझे जो सैलरी ऑफर हुई वो 8,000 रुपये थी। 1 लाख की सैलरी मुझे मिली, लेकिन 2,000 जब मिली थी उसके 12 साल बाद। कब? जब मेरे पास ढेर सारा एक्सपीरियंस हो गया और ढेर सारा और नया नॉलेज हो गया, PG मैंने कर लिया उसके बाद। इसलिए कंपनीज में तो ब्रेक पॉइंट आता ही है, आपके अंदर में भी ब्रेक पॉइंट होते हैं। जब आपको लगता है कि मुझे आता है, मुझे पता है, मैं कमा लूंगा,
एक पॉइंट के बाद आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आपकी नॉलेज गैप आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। तो ब्रेक पॉइंट्स को याद रखिएगा। जैसे ही आपके 30 से 40-50 लोग आना शुरू हो गए आपके पास, आपको अपनी ऑर्ग चार्ट को ठीक करना पड़ेगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए, जब आपकी कंपनी, आप सब कुछ ठीक तरीके से करेंगे इस बार, फिर भी आपके कुछ एम्प्लॉइज छोड़ के जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे लोग छोड़ के जाएंगे। बिकॉज हम लोग को गुस्सा आता है, पता है, जब अच्छे अच्छे एम्प्लॉइज छोड़ के जाते हैं तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो बहुत अच्छे होंगे लेकिन बोलेंगे हम बड़ी कंपनी में नहीं नौकरी करना चाहते, हम छोटी कंपनी में काम करेंगे। और क्या होगा, जब आप ऑर्ग चार्ट बनाएंगे तो जो लोग आपको डायरेक्टली रिपोर्ट करते थे, जैसे एक लड़का था हमारे यहाँ, उसका नाम था ऋषभ, और एक लड़की थी अंजनी, दोनों बहुत अच्छे एम्प्लॉइज, बहुत ईमानदार एम्प्लॉइज। लेकिन उन दोनों ने, जब लेयरिंग आ गई, लेयरिंग मतलब दिलीप आ गए, मैनेजर आ गए, तो उनको खराब लगा, दोनों ने जॉब छोड़ दी। और भी वजह थी जॉब छोड़ने की, बट ये प्राइमरी वजह थी। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो लेयर्ड होना पसंद नहीं करते। लेयर्ड मतलब आपके और उनके बीच में एक लेयर आ गई, मैनेजमेंट, एक मैनेजर आ गया। आप उनको पहले से बताएंगे, देखो मैनेजर आने वाला है, बिजनेस बढ़ रहा है, कंपनी ग्रो कर रही है, एक मैनेजर को ला रहा हूं मैं, फिर भी लोग पसंद नहीं करेंगे, छोड़ के चले जाएंगे। टोनी फेटल कहते हैं कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, आपके ट्रस्टेड फ्रेंड्स होंगे, बहुत अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज़ होंगे, वो छोड़ के जाएंगे तो भी ये चीज़ें मैनेजेबल होंगी, परेशान मत होइए, कोई बहुत बड़ी दुर्घटना नहीं हो रही, डिजास्टर नहीं है। अगर आप अपनी कंपनी का कल्चर बना रहे हैं और एक कंपनी बना रहे हैं तो सर्वाइव करेगी। एक ऐसे ही छोटी सी स्टार्टअप थी, वो ग्रो होना शुरू हुई, एक पॉइंट के बाद ब्रेक पॉइंट पे पहुंच गई, तो उसके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने हट करके अपनी कंपनी बनाई। लेकिन इस कंपनी को उन्होंने शुरू से सोचा कि हम इसको कॉर्पोरेट बनाएंगे। बोलते हैं हम इस कंपनी में बनिया कल्चर नहीं चाहते थे। बनिया कल्चर मतलब 4-5 जो ऊपर के बॉसेस हैं वो सब बॉस हैं, जो ऊपर के बॉस हैं वो ऑर्ग चार्ट नहीं बनाते। मतलब ऊपर बॉस है, नीचे ढेर सारे काम करने वाले हैं, उनके नीचे ढेर सारे काम करने वाले हैं, कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है पता नहीं है, सबका काम ओवरलैप हो रहा है, तो उसको बनिया कल्चर बोलते थे वो लोग। और इन लोगों ने अपनी खुद की कंपनी चालू की। वो कंपनी आज मोर देन 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा उसकी नेटवर्थ है इंडिया में। उसका नाम है इन्फोसिस। उसको चालू किया था नारायण मूर्ति, और भी लोगों ने मिलकर के किया था। लेकिन ये शुरू से सोच रहे थे लोग कि हम उस टाइप का कंपनी नहीं बनाएंगे, हम इसको कॉर्पोरेट बनाएंगे, जैसे एप्पल है, टाटाज है, ऐसे। अब आप लग गए हैं, यार हमको एक कॉर्पोरेट कंपनी बनानी है, किसी भी तरह से एक इन्फोसिस बनानी है, एक टाटा बनानी है, एक एप्पल बनाना है। तो क्या करेंगे आप? अब बार बार अपने एम्प्लॉयज को बोलेंगे चिंता मत करो, हम बहुत बड़ी कंपनी बनाएंगे। रीअश्योर करेंगे। आप क्या करेंगे अपने एम्प्लॉयज को? रीअश्योर करेंगे। जैसे आप लोगों को बोल रहा हूं मैं, चिंता मत करो बेटा, तुम लोगों को मेरी कंपनी में जॉब नहीं मिलेगी क्योंकि तुम इसके लायक नहीं हो, तुम लोग कॉर्पोरेट के लायक नहीं हो। कंपनी बहुत अच्छी बनेगी लेकिन तुम लोग उसमें काम नहीं करोगे। रीअश्योर करो मैं आप लोगों को। आप लोग मेरे बच्चे हैं ना। लेकिन एम्प्लॉयज को नहीं बोलूंगा, मैं एम्प्लॉयज को बोलूंगा चिंता मत करो, हमारी कंपनी बहुत बड़ी होगी, जिस तरह से मेहनत करो मेहनत करते रहो। इसके अलावा आपको अगर एक कॉर्पोरेट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? मैनेजर्स को ट्रेन करना पड़ेगा। अभी हमारे पास दिलीप है, एक मैनेजर, सेकंड मैनेजर किसको बनाएं, ये सोचना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि 2-3-4 मैनेजर्स चाहिए। 30-40 की टीम है और एक आदमी 7-8 से ज़्यादा लोगों को मैनेज नहीं कर सकता। फिलहाल दिलीप के ऊपर ओवर प्रेशर है, ज़्यादा प्रेशर है, ये मुझे दिख रहा है ऑलरेडी। तो दिलीप को ट्रेन भी करना पड़ेगा, नए नए मैनेजर्स भी लेकर आने पड़ेंगे। और जब आपके पास लोग आएंगे तो ढेर सारी परेशानियां आएंगी, पर्सनल प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आपको कम से कम 1 मिलियन टाइम 1:1 करना पड़ेगा। मतलब ढेरों, सुबह से लेकर शाम तक आप क्या करेंगे? एक एक एम्प्लॉय की प्रॉब्लम सुनते रहेंगे, उनकी एंग्जाइटीज को ठीक करने की कोशिश करेंगे। एंग्जाइटी मतलब वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मेरी बीवी मुझे बहुत परेशान कर रही है, मेरा बच्चा बीमार पड़ गया, ऐसे ढेर सारी प्रॉब्लम्स होगी। उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1:1। 1:1 बहुत टायरिंग होती है। एक आदमी की प्रॉब्लम सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी टीम के साथ ढेर सारे 1:1। 1:1 मतलब बड़े पापा मेरी ये प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? अपना पूरा एक दिन देना पड़ता है। तो ढेर सारे 1:1 करने पड़ते हैं। और अगर आपको एक बड़ी कंपनी बनानी है तो कितने 1:1 करने पड़ेंगे? 1 मिलियन। कितने? 1 मिलियन। मिलियन मतलब तो ज्यादा नहीं, आपको बस 10 लाख बार अपने अलग अलग एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम्स को 1:1 करना पड़ेगा, उनको काउंसिल करना पड़ेगा। क्या आप गिनती भूल जाएंगे कितनी बार लोगों से बात करना पड़ रहा है आपको? एक आदमी कॉर्पोरेट कंपनी नहीं बना पाता क्योंकि उसको ढेर सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। ऐसे प्रॉब्लम्स जो उसको कभी का कोई नाता ही नहीं है, कोई ताल्लुक ही नहीं है। इसके अलावा आपके पास और भी बहुत से काम है। आपको बताना पड़ेगा मेरी कंपनीज की ये वैल्यू है और ये प्रोसेसेस हैं, इसको कोडिफाई करो, मतलब ऐसे 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 करो। आज गए थे हम लोग मंदिर, आप लोग को मैं कभी ले चलूंगा, अक्षरधाम दिखाऊंगा। वहां पर परफेक्ट कोडिफाइड मंदिर है। वो एक एक पत्थर कैसे लगाया गया है, एक एक आदमी जैसे काम करता है,
उनका जो किचन है वो चलता है ताज की तरह, खाने का टेस्ट एकदम परफेक्ट होता है, पूरा पूरा मंदिर एक स्पॉट नहीं दिखाई देगा कचरे का आपको। पार्किंग इतनी ज्यादा है कि उसी में आप शादी कर लें, इतनी ढेर सारी पार्किंग है। वो परफेक्ट कोडिफाइड मंदिर है। कंपनी का प्रोसेस को कोडिफाई करना होगा। किसी कंपनी का प्रोसेस क्या होता है? ऐसे कैसे चलती है? नहीं, देखिए आज पता है क्या हो रहा है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे यहां एचआर पॉलिसी अब हमने बनाना शुरू किया है। उसको कभी निकाल के देखिएगा आप लोग। ऊपर एक भैया बैठ करके एचआर पॉलिसी बना रहे हैं, अटेंडेंस पॉलिसी, छुट्टी की पॉलिसी, ये सब चीजें कंपनीज की पॉलिसीज हैं, प्रोसेसेस हैं। जब कोई आदमी छोड़ रहा है तो उसको कैसे छोड़ना होगा, नॉर्मली कोई इसके बारे में सोचता ही नहीं। लेकिन अगर आपको एक बड़ी कंपनी बनानी है, कॉर्पोरेट बनानी है, तो आपको सोचना पड़ेगा। और इसके अलावा ये भी काम अभी खत्म नहीं हुआ, आपको ढेर सारे ऑल हैंड मीटिंग करने पड़ेंगे। दिलीप जी बोल रहे थे उस दिन, सर एक बार सारी टीम की मीटिंग ले लीजिए और उसको मोटिवेट कर दीजिए। मैंने कहा मैं थक जाता हूं, क्योंकि लोग सबके सब इक्वली इंटरेस्टेड नहीं होते। अब 40 लोग एक साथ बैठते हैं, एक तो उनको इकट्ठा करो, फिर भी मोटिवेट करना तो पड़ेगा ही। तो बोल रहे हैं आपको रेगुलर टाइम पर अपनी सारी टीम को ऑल हैंड मीटिंग लेना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा मत कर दीजिएगा, नहीं तो हर हफ्ते मीटिंग हो रही है, खाली काम धाम नहीं हो रहा, मीटिंग नहीं हो रही है। तो आपको उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। और उसके बाद लास्ट में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट काम करना पड़ेगा, आपको कुछ टाइम निकालना पड़ेगा। और किसके बारे में सोचना पड़ेगा? अपने बारे में सोच लो भैया। सब कुछ पढ़ाते रहोगे, सब कुछ सिखाते रहोगे, अपने आप को ड्रेन करते रहोगे, तुम्हारी कौन केयर करेगा? तुम इस कंपनी के मेन पिलर हो। जो फाउंडर है वो मेन पिलर होता है, वही नहीं रहा तो कंपनी खत्म। शायद किसी को पता नहीं है, एक कंपनी तुम चला रहे हो, शायद तुम भी क्या हो, डरे हुए हो। टोनी कहते हैं और डरना चाहिए भी, क्योंकि अगर आप अपने काम को, अपनी कंपनी को चलाते समय डर नहीं रहे हो, जैसे आज क्या हुआ, वैभव ने एक बात बोली बड़ी इंटरेस्टिंग सी। रास्ते में गाड़ी चलाते समय मुझे नींद आ रही थी, मैं बार बार चलाते समय गाड़ी अपने आप को चिकोटी काट रहा था। नहीं, पापा लोग पढ़ाते हैं, नींद आती है तो चिकोटी काटता हूँ। एक पॉइंट के बाद मैंने ऐसे जम्हाई ली, तो रिप्पी ने कहा तुम्हें चाय पी लेनी चाहिए। मैंने कहा हाँ यार चाय पी लेते। 1 घंटे का रास्ता बाकी था, तो मैं डरा। वह बोलते हैं कि पापा जी होते तो गाड़ी चलाते रहते, बोलते कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी जब आप चला रहे हैं तो आपको डरना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप अपने काम को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं तो डरिए कि मैं जो पढ़ रहा हूं हो सकता है उसका रिजल्ट अच्छा ना आए, तो इसलिए मुझे और मेहनत करना पड़ेगा। हम लोग क्या बोलते हैं, अरे चिंता क्यों करते हो, सब हो जाएगा। इसका मतलब आप उस काम को क्या नहीं कर रहे, सीरियसली नहीं ले रहे हैं। कुछ तो ऐसा चीज होगा जिसको आप सीरियसली नहीं ले रहे हैं। जिस चीज के लिए आप बहुत सीरियस होते हैं उसके प्रति डरते हैं, आपके अंदर में एक तरह का, आप उस काम को बहुत अच्छा करना चाहते हैं। टोनी फेरल कहते हैं ब्रेक पॉइंट्स खाली कंपनीज को नहीं होते हैं, आपको भी होते हैं। आप खुद एक ब्रेक पॉइंट पर पहुंचते हैं। जैसे जैसे आप एक कंपनी में बड़ी होती जाती है उतना आप प्रोडक्ट से और काम से दूर हटते जाते हैं। आप अकेला फील करते हैं। एक बड़ी कंपनी का सीईओ बहुत अकेला फील करता है। जब आपने शुरू में काम शुरू किया तो आपने हर किसी बंदे को जिसको हायर किया उसका इंटरव्यू लिया, जिसको भी आपने काम पे रखा उसको आप जानते थे। अगर सारी की सारी नहीं तो कम से कम ज्यादातर मीटिंग्स में आप थे, आप अपनी टीम के साथ काम कर रहे थे, सब मिलकर के काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही आपकी टीम 120 के ऊपर, 150 के ऊपर जाती है, सब कुछ बदल जाता है। बिल गेट्स कहते हैं 100 एम्प्लॉयज के बियॉन्ड तो आप अपने लोगों का नाम भी नहीं जानते, आप उनकी शक्ल भी नहीं पहचानते कि वो लोग मेरी कंपनी में काम करते हैं। मैं ऑलरेडी 40 के साथ, मैं जो नए कलेक्शन के बच्चे आते हैं उनका नाम नहीं जानता हूं, उनको मुझे याद दिलाना पड़ता है। टोनी कहते हैं आप अपनी कंपनी में जा रहे हैं और आपको ऐसे शक्ल दिखाई दे रहे हैं जो आपको पहचानते नहीं, जिनको आप, और ये कौन है, ये आप ही के एम्प्लॉइज हैं, आप ही के पार्टनर्स हैं, ऐसे फ्रेंड्स जो आपके साथ लंच करने जा रहे हैं और आप उनको जानते ही नहीं। अब आप कंपनी के मालिक हैं और कोई आदमी आके पूछ लो क्या चल रहा है, मुझे पता नहीं है मेरी कंपनी में क्या चल रहा है। आप अपनी कंपनी के निटी ग्रिटीज नहीं जानते, बारीकियां नहीं जानते, आप ब्रॉड लेवल पे काम कर रहे हैं। और आप इतने बड़े हो चुके हैं कि आप किसी भी मीटिंग में जाते हैं तो लोग अरे वो बॉस आ गए, बॉस आ गए, बॉस आ गए। आप डरते भी हैं मीटिंग में जाने से, सब डर जाएंगे, काम छोड़ देंगे। अभी देखिए ऑलरेडी ऊपर से नीचे आता हूं, सब खड़े हो जाते हैं कुर्सी से, गुड मॉर्निंग सर करना शुरू कर देते हैं। लोग सोचते हैं अगर आप किसी भी मीटिंग में चले जाओगे, अरे सीईओ यहाँ क्यों आया है, कुछ तो बड़ा भैया पंगा हो गया है। तो जैसे आप टीम को रीअश्योर करते हैं, आप खुद को भी रीअश्योर करो, चिंता मत करो, चीजें बदलेंगी। मैं रिम्पी से कहता हूँ, रिम्पी अगर कंपनी बढ़ेगी तो तुम अल्ट्रासाउंड छोड़ दोगे एक पॉइंट के बाद, और तुम्हें छोड़ना भी चाहिए, तुम्हें एक सीईओ का काम सीखना चाहिए। तो ये चीज़ आपको पहले से प्रिपेयर करनी पड़ेगी।
शायद इसीलिए ज़्यादातर लोगों की कंपनी बड़ी भी नहीं होती, क्योंकि वो प्रिपेयर नहीं करते उसके लिए, खुद ही करते रहते हैं, ग्रोथ के बारे में सोचते नहीं वो, और ग्रोथ कैसे हैंडल करेंगे इसके बारे में नहीं सोचते। इसलिए टोनी कहते हैं आपका खुद का भी मेंटर होना चाहिए, उससे आप बात करिए। आप दूसरों को तो मेंटर करोगे, कोच करोगे, लेकिन आपके पास भी कोई कोच होना चाहिए। आप खुद उनसे पूछो, भाई आप किसी और सीईओ से पूछो जो 10 साल से सीईओ है, भाई तुम्हारा काम क्या होता है, करते क्या हो तुम? मैं तो नया नया सीईओ बनाऊं, मुझे पता ही नहीं क्या करना है, मैं जाता हूँ घूमता हूँ खाली बैठा रहता हूँ, मेरा काम क्या है, तुम बताओ यार तुम्हारा काम क्या है। पहले कोई भी नया ट्रांजिशन कर रहे हैं, कोई नया बदलाव ला रहे हैं, तो अपने आप के बारे में खोजिए कि मेरा काम क्या होगा। ऐसे मुझे अब पता चल गया है कि मेरा काम है पढ़ाना, सिखाना, कोच करना, मेंटर करना, मोटिवेट करना। और आपको ये याद रखना पड़ेगा, इसको मेरे साथ बोलिए, चेंज इज ग्रोथ एंड ग्रोथ इज अपॉर्चुनिटी। मतलब कोई भी बदलाव मतलब एक ग्रोथ हो रही है, और ग्रोथ मतलब एक मौका है, एक बड़ी चीज होने का मौका है। जैसे श्रीश के साथ नया चीज हुआ, श्रीश कोचिंग जाते थे, उनको बेचारे को यहां भी बैठना पड़ रहा है, तो चेंज हो गया। चेंज मतलब श्रीश ग्रो कर रहे हैं, और ग्रोथ मतलब एक नया मौका मिल रहा है उनको। एवरी चेंज मतलब समथिंग हैज चेंज्ड, समथिंग हैज ग्रोन। आप वही आदमी नहीं रह गए। अच्छा नहीं हो सकता है, बहुत बार खराब चेंज है। एक आदमी सिगरेट पीना शुरू कर दिया, बचपन में डरता था, एक पहले बच्चा था, पापा को पूछता था बाइक ले जाओ, अब पूछने की जरूरत नहीं, उठाया साइकिल, चल दिया, बाइक चलाना शुरू कर दिया। ग्रोथ, चेंज इज ग्रोथ एंड ग्रोथ इज अपॉर्चुनिटी। आपको एक नई बात सोचनी पड़ेगी। आपकी जो कंपनी है ना, वो एक जीव है, जैसे चूहा, खरगोश, ऐसे एक जीव है, ऑर्गेनिज्म है। उसके जो सेल्स होते हैं, अंदर के जो अणु होते हैं, कण होते हैं, उसको डिवाइड होना पड़ता है, अलग होना पड़ता है, तभी वो मल्टीप्लाई होता है, बड़ा होता है। उसको जब डिवाइड होगा तो डिफरेंशिएट होगा, तभी कुछ नया दिखाई देगा। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आप क्या चीज़ खोने वाले। जैसे मुझे बहुत चिंता हो रही थी, एक दिन मैं अल्ट्रासाउंड की मशीन, जो नई वाली मशीन है उधर डॉक्टर एमपी वाली, उसमें मैंने एक पेशेंट को देखा, उसके बटन नहीं जानता मैं। अब ये वाली मशीन की बटन जानता हूँ मैं, जी वाली, लेकिन उसके साथ मैंने बहुत दिन काम ही नहीं किया, मुश्किल से 10-12 पेशेंट किए। मुझे कहा, हाय राम, मेरी अपनी मशीन, पेशेंट के सामने मैं मशीन के बटन नहीं जानता हूँ। चिंता हो रही थी। फिर मैंने अपने आप को क्या बताया, कोई बात नहीं, लोगों के बटन तो जानता हूँ मैं। भाई मुझे मैनेजर से कैसे बात करना है, कंपनी कैसे बढ़ानी है, ग्रोथ कैसे करने हैं, वो तो जानता हूँ। ये बटन भूल गया, कोई बात नहीं, नए बटन तो सीख लिया। एक चेंज आया, आप एक चेंज आया, कुछ नई चीज सीखी। हाँ, मैंने अपने आप को ये बताया कि मैं क्या बनने वाला हूँ, बजाय कि हाय राम मेरा क्या खो रहा है। ब्रेक पॉइंट में आपको अपनी टीम, अपनी कंपनी के बारे में सोचना है, साथ ही साथ आपको अपने बारे में भी सोचना है, और आप लोगों को भी अपने बारे में सोचना है। अगर कुछ बदल नहीं रहा है तो ग्रोथ नहीं हो रही है, और ग्रोथ नहीं हो रहा है तो आपको नए नए मौके नहीं मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।